गुड इवनिंग बच्चों। अपनी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में अब हम अपने सिविक्स के दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव। बच्चों, हमने अभी बात की कि भारत में बहुत सारी विविधता मिलती है। बहुरंगी प्रकार की एक सभ्यता संस्कृति हमारे सारे भारत देश में दिखाई पड़ती है जब हम अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं। इतनी सारी विविधता के साथ बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं किसी समाज में, और अब बात समस्याओं पर ही होगी। विविधता से आगे बढ़ करके वो क्या दिक्कतें हैं जो एक विविध प्रकार के समाज में, एक डाइवर्स सोसाइटी में हमें देखने में मिलती हैं। योर सेकेंड चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन related to diversity. This is first question, how many languages are spoken in India? मैंने विविधता की बात की थी। भारत में बहुत सारी बोलियां हैं। वैसे इनकी संख्या एग्जैक्टली बहुत सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अलग अलग मिलती है, लेकिन हम फॉलो करेंगे केवल अपनी एनसीईआरटी बुक को, जो आपकी क्लास की टेक्स्ट बुक है, हम केवल उसे फॉलो करेंगे। वहाँ दिए हुए आंकड़े को ही इस्तेमाल करेंगे जब हम अपने क्वेश्चन के आंसर करेंगे। आपके इस चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट पेज में ही यहाँ मेंशन किया गया है, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, यानी 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं जो हमारे पास हैं मोटे तौर पर। तो यहाँ पर क्योंकि 1600 हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो यही बेहतर ऑप्शन है। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोर देन 1600 और 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स? हम कैसे बहुत सारी बातों के बारे में पूर्वाग्रह रख सकते हैं? पूर्वाग्रह बच्चों एक ऐसी धारणा है जिसकी वजह से हम पहले से ही किसी के विषय में एक मान्यता बना लेते हैं और उस आधार पर उसके साथ भेदभाव भी करने लगते हैं। और ये जो पूर्वाग्रह है, ये जो पहले से बनाई गई धारणा है, ये प्रेजुडिस होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। अगर लोगों के धर्म अलग अलग हैं, उनकी धार्मिक आस्थाएँ अलग अलग हैं, फिर भी लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में होती हैं। लोगों के त्वचा के रंग के आधार पर भी ये भेदभाव हमें देखने को मिल सकता है। एक दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह हो सकता है, काले लोग बुरे होते हैं, गोरे लोग बहुत बुरे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप ही हम बना लेते हैं, कोई इसका आधार नहीं होता। हम सोच करके सहज ही अपने आप से अनुमान लगाते हैं और वो सामान्य रूप से नकारात्मक होता है। इसे नकारात्मक अनुमान को हम पूर्वाग्रह या प्रेजुडाइज कहते हैं। और ये रंग और धर्म के अलावा क्षेत्रों पर भी डिपेंड करता है। कई बार उत्तर भारत और दक्षिण भारत या यूरोप और एशिया, इस तरीके से भी भेदभाव लोगों के बीच में होता है। यानी यहाँ पर दिए गए सारे आधार, चाहे रिलीजन हो, चाहे स्किन का कलर हो, या उनका जो एरिया है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ये सभी भेदभाव का आधार हो सकता है, ये सभी पूर्वाग्रह का आधार हो सकता है। यानी यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज क्राइंग मीन इन अ सोसाइटी? रोने का हमारे सोसाइटी में क्या मतलब लिया जाता है? सामान्य रूप से आपने ये उक्ति कई बार सुनी होगी। हमारे समाज में, हमारे बीच में कई बार ये बातें निकलने में आती हैं कि रोना लड़कियों का काम है, लड़की हो क्या रोते हो, इस तरह की बातें हमें सुनने में आती हैं। लड़कियां या महिलाओं के साथ हम रोने को जोड़ लेते हैं क्योंकि हम महिलाओं को या लड़कियों को कमज़ोर आंकते हैं। सोसाइटी में एक जनरल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने भी पूर्वाग्रह की बात की, कुछ इसी प्रकार की है कि रोने को हम कमजोरी से जोड़ते हैं। इसी कारण से कई बार पुरुष अपने दुख को व्यक्त करने के लिए जानबूझ करके नहीं रोते हैं, रोकने को अपने आप को रोकते हैं ताकि समाज उनको कमज़ोर ना आंक ले, उनकी वीकनेस को ना आइडेंटिफाई करने लगे। इसलिए हम ये मानेंगे, यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन के आंसर लिखे गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन सारे, अ साइन ऑफ वीकनेस, अ साइन ऑफ हेल्दीनेस, अ साइन ऑफ ब्रेवरी, नन ऑफ दीज, दिस इज़ द राइट आंसर। कमजोरी की निशानी मानी जाती है हमारे समाज में रोने को। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप भी एक शब्द है, यानी रूढ़ियाँ। बहुत सारी रूढ़ियाँ बनी हैं, एक व्यक्ति मानता है, बाद में उसके से संबंधित लोग, उसके परिवार के लोग, उसकी सोसाइटी के लोग, सारे लोग ही उसी बात को मानने लगते हैं, जबकि वास्तव में उसका कोई आधार नहीं होता, वो सही नहीं भी होती है, फिर भी लोग उसको मानते चले जाते हैं। यानी पूर्वाग्रह से और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कड़ी जो बंदिशें हैं वो रूढ़ियों की हैं। तो वो जब किसी के बीच में होती हैं तो क्या सोसाइटी में हमें देखने में मिलता है? क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ दीज। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, हमारे चैप्टर का नाम भी है ये। विविधता के साथ जो बहुत सारी पूर्वाग्रह, भ्रांतियाँ, धारणाएं, गलत धारणाएं, रूढ़ियाँ हमारे मन में आती हैं, वो सारी जो प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप्स हैं वो लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन लाती हैं। राइट आंसर इज डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स? मुस्लिम लोगों के बारे में सामान्य रूप से पूर्वाग्रह क्या है? वो बच्चियों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, दे आर इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, नन ऑफ दीज। बच्चों, सामान्य रूप से जो धारणाएं यहाँ पर बनी हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक को भी अगर हम फॉलो करें, टेक्स्ट बुक भी ये बताती है कि मुस्लिमों के बारे में जो सामान्य पूर्वाग्रह है कि बच्चियों के शिक्षा में वो रुचि नहीं रखते हैं, लड़कियों को पढ़ाने में ज़्यादा उनकी रुचि नहीं होती।
इसीलिए हमें फीमेल लिटरेसी या महिलाओं की साक्षरता मुस्लिम समाज में कम दिखाई देती है। हालांकि ये भी एक तरह की धारणा है, इसमें सारी की सारी बातें सही नहीं है, ये नकारात्मक प्रकार का स्टीरियोटाइप है, यानी ये धारणा जो है स्टीरियोटाइप अपने आप में नकारात्मक है, ये गलत धारणा है किसी समाज के बारे में। 2-4 उदाहरण देख करके उसके बारे में अनुमान लगा लेना। एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये साइड में जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये फातिमा देवी की है, फातिमा बीवी की है। ये भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही हैं, पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की, यानी हमारे उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला जो जज थी वो फातिमा बीवी थी, जो मुस्लिम समाज से ही आती हैं। और ये इस इतने बड़े संवैधानिक पद तक अगर पहुंचती हैं तो स्वाभाविक तौर पर इनके पास उच्च शिक्षा होगी, और ये भी क्योंकि मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस स्टीरियोटाइप यानी इस तरह की गलत धारणा पर एक प्रहार करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए कि वास्तव में ये गलत धारणा है मुस्लिम समाज के बारे में। वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, ये सही बात है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण फातिमा बीवी हैं। हम अभी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बच्चियों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, ये यहाँ पर सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर लेस डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल? सबसे कम दूरी स्कूल के बीच में और घर के बीच में किस राज्य में है भारत के? बच्चों, भारत में सबसे अच्छा जो एजुकेशन का लेवल है, लिटरेसी में सबसे ज़्यादा जहाँ पर दिखाई देती है वो केरल राज्य है। और स्वाभाविक तौर पर जहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा अच्छी है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर स्कूल उपलब्ध हैं, बच्चे स्कूल जा पाते हैं, यानी घरों से स्कूल की दूरी कम है। और यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण केरल का है। तो सबसे बेहतरीन इस मामले में जो स्थिति है, यानी राज्यों में, इन सभी राज्यों में केरल में विद्यालय और घर के बीच में जो डिस्टेंस है स्कूल एंड होम, दिस इज़ लेसर अमंग ऑल। सभी में सबसे कम दूरी केरल राज्य में है। केरल राज्य की लोकेशन हमने देखी अभी अपने पिछले वीडियो में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे भारत के पहले नेता जिन्होंने खुद के साथ हुए जातिगत भेदभाव को अनुभव लोगों को बताया। 4 ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। बच्चों, टेक्स्ट बुक में से आपके लिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हुआ तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके प्रारूप की जो समिति थी, इसके अध्यक्ष थे और निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। दलित जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए अपने जीवन में बहुत सारे भेदभाव से भी इन्हें दो चार होना पड़ा। और इसके बारे में उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव अपनी पुस्तकों में, अपने लेखों में जाहिर किए, लोगों को बताए। और उससे आगे बढ़ करके तमाम संघर्षों को करते हुए इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस डिड डॉक्टर अम्बेडकर गो टू इंग्लैंड? इंग्लैंड क्यों गए, किस उद्देश्य से डॉक्टर अम्बेडकर? तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारा संघर्ष किया उन्होंने, उच्च शिक्षित वो हुए। वो उस समय सबसे जो सम्मानित पढ़ाई मानी जाती थी लॉयर होने की, बैरिस्टर बनने की। तो बैरिस्टर बनने के लिए, टू बिकम अ लॉयर, वो इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फ्री नेशन? भारत एक स्वतंत्र देश के तौर पर कब जाना गया, कब भारत को आज़ादी मिली? 1947, 1947, 15 अगस्त है ये। हमारे भारत के जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, उन तीनों में से एक है। भारत को आज़ादी हमें 15 अगस्त को 1947 को मिली। इस समय की एक तस्वीर है बच्चों टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसमें देख सकते हैं भारत की आज़ादी का जन्म होता है, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं देश को, भारत का तिरंगा फहराया जाता है। ये बहुत ऐतिहासिक दिन था भारतीय इतिहास में जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बच्चों, अभी हमने डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा की है। यहाँ 4 ऑप्शन महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद के हैं। और हमें पहले से पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। एक पुरानी तस्वीर है बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी की। इसमें बीचों बीच में डॉक्टर अम्बेडकर साहब दिखाई दे रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में अम्बेडकर साहब के अलावा भी बहुत सारे और विद्वान लोग शामिल थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर खुद, इनके अलावा के एन मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, इस तरीके के बड़े बड़े विद्वान भी इनके साथ इनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। द राइट आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर हमारे सेकंड सिविक्स चैप्टर का क्विज भी कंप्लीट होता है। आप इसे भी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे सही आंसर के साथ और प्रिपेयर करेंगे अपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से। धन्यवाद।